क्या हमारा इतिहास वैसा ही है जैसा हम जानते हैं? ये सभ्यताएं इतनी उन्नत थी कि इन्होंने कुछ ऐसी चीजों का निर्माण किया था जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। क्या हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा जानते थे? जो चीजें आज हम खोज रहे हैं वो शायद हमारे पूर्वजों ने पहले ही खोज निकाली थी। क्या हम समय को पूरी तरह समझ गए हैं? हो सकता है वो नाज़ी बेल ही थी जो अपने समय से टाइम ट्रैवल करके 20 साल आगे आ गई थी। क्या इंसान के पास कोई सुपर पावर है जिसे हम नहीं जानते? रामानुजन ने ऐसी इक्वेशंस दी थी जो उनके समय से 100-150 साल बाद खोजी गई। इन्हीं सब बातों का पता लगाने के लिए चलिए चलते हैं TBM के साथ हिस्ट्री के इस नए सफर पर। हजारों सालों से धरती पे इंसान लगातार खुद को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम प्रकृति और उसके नियमों को समझने में लगे हैं, जिनमें से कुछ को हम जान चुके हैं और बहुत सी चीजों को खोज रहे हैं, या यूं कहें कि दोबारा खोज रहे हैं। जी हाँ, जो चीजें आज हम तलाश कर रहे हैं वो शायद हमारे पूर्वजों ने पहले ही खोज निकाली थी। और आज मैं इतिहास के कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स लेकर आया हूँ जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे कि शायद दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हम अभी भी नहीं जानते। तो शुरुआत करते हैं आज से 5000 साल पहले की दुनिया से। आज से लगभग 5000 साल पहले धरती पर कई सभ्यताएं विकसित हुई जिन्होंने अपने अपने एरिया में खूब प्रगति करी। ये सभ्यताएं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बसी हुई थी, जैसे माया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और इजिप्ट की सभ्यता। ये सभ्यताएं बहुत ही उन्नत थी कि इन्होंने किसी खास वजह से कुछ ऐसी चीजों का निर्माण किया है जो आज के विद्वानों को भी हैरत में डाल दी हैं। और वो हैं ये ग्रेट पिरामिड्स। पिरामिड का नाम सुनते ही दिमाग में इजिप्ट का नाम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजिप्ट के लोग ही पिरामिड बनाना जानते थे। अनेकों सभ्यताओं ने 4500 से 5000 साल पहले ऐसे ही पिरामिड्स बनाए थे जैसे इजिप्ट में मौजूद हैं। पिरामिड की खास बात यह है कि ये किसी भी जगह बनाए जाने वाला सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, जिसे 52 डिग्री 51 मिनट की ज्योमेट्री से बनाया जाता है। क्या इस ज्योमेट्री की कोई खास बात है? क्योंकि इसी ज्योमेट्री को लेकर दुनिया के 5 महाद्वीपों में अलग अलग जगह पिरामिड्स बनाए गए थे। शायद इसका जवाब हमें इन्हें बनाए जाने के पीछे जो तर्क दिए जाते हैं उनसे पता चल सके। सबसे पहला और कॉमन रीजन ये दिया जाता है कि इन्हें सम्राट कुफू की मम्मी को दफनाने के लिए बनाया गया था। माना जाता है कि इजिप्ट के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, इसीलिए जो फेरोज हुआ करते थे उनके कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने के बाद उनका एक मकबरा बनाया जाता था ताकि उनका मौत के बाद का सफर सही रहे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गीजा के पिरामिड की खोज में कहीं भी कोई मम्मी मिली ही नहीं। और वहीं ये बात सामने आती है कि अगर गीजा का पिरामिड सम्राट की मम्मी को दफनाने के लिए था भी, तो बाकी पिरामिड्स क्यों बनाए गए और किसी भी पिरामिड के अंदर आज तक कोई मम्मी क्यों नहीं मिली? तो क्या इन्हें बनाने के पीछे कोई और कारण था? लोग कहते हैं इन्हें एलियंस ने बनवाया था। बहुत से लोग मानते हैं कि पिरामिड्स का निर्माण एलियंस के द्वारा करवाया गया था, खास करके ये वाले लोग, क्योंकि इनके अनुसार एलियंस धरती और पिरामिड की इंटरनल पावर को पहचानते थे और वो उसे अपने पावर स्टेशन की तरह यूज करते थे। और इस तरह इन्हें किसी अलौकिक शक्ति से जोड़कर देखा जाता है, जिसे हम पूरी तरह गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय में पिरामिड्स बनाए गए वो कॉपर एज का शुरुआती दौर था, यानी लोग तांबे को एज ए टूल यूज करने लगे थे। और अगर हम अकेले गीजा के पिरामिड को ही देखें तो इसमें लगभग 23 लाख चूना पत्थर यूज हुए हैं, जिनका वजन 40 से 80 टन तक था। और इतने भारी पत्थरों को पहले तांबे के टूल्स से काटना, फिर कई मीलों दूर से लेकर आना और सिर्फ रैंप की हेल्प से इन्हें ऊपर लेकर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी के हिसाब से उस एज के लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना नहीं जानते थे, लेकिन कॉपर टूल्स का यूज करके पत्थरों को ऐसे काटना जैसे उन्हें लेजर से कट किया गया हो, और फिर उनसे इतना विशाल पिरामिड बनाना, वो भी लगभग 20 साल में
आम लोगों के बस की बात नहीं थी। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे पिरामिड का अर्थ के बिल्कुल सेंटर में होना, उस समय में जब अर्थ का सेंटर देखने के लिए कोई सैटेलाइट भी नहीं थी। और अनेकों पिरामिड्स के अंदर लिक्विड मरकरी का पाया जाना लोगों के मन में थोड़ा शक तो पैदा करेगा ही। तब कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगता है कि पिरामिड के निर्माण में हो सकता है किसी दूसरी सभ्यता का हाथ हो। अब आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। 22 दिसंबर सन 1887 वीरवार का दिन, जब भारत की धरती पर एक महान और जीनियस मैथमेटिशियन का जन्म हुआ, श्रीनिवास रामानुजन। 19वीं सदी का ये वो दौर था जब सदी के महान लोग इस धरती पर जन्म ले रहे थे। अपने परिवार में कोई भी गणितज्ञ ना होने के बावजूद रामानुजन मैथ में इतने तेज थे कि बचपन की छोटी सी उम्र में वो ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस जैसे मैथ्स को आसानी से सोल्व कर लेते थे। रामानुजन बचपन से ही मैथ से ऐसे जुड़े थे मानो नंबर्स ही उनका जीवन हो। जब दूसरे बच्चे फ्री टाइम में बाहर खेलने जाते थे, तब रामानुजन स्लेट और चौक लेकर लगे रहते थे अपने इक्वेशन सोल्व करने में। जैसे जैसे रामानुजन बड़े हुए, उनके दोस्तों और आसपास के लोगों को ये समझ आ गया था कि रामानुजन एक मैथमेटिकल जीनियस है। रामानुजन जीनियस तो थे ही, साथ ही साथ वो एक मिस्टीरियस पर्सन भी थे, क्योंकि जब उनसे ये पूछा जाता था कि आप इतनी बड़ी मैथ्स प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर लेते हो, जो मैथमेटिशियंस के लिए भी बहुत मुश्किल थी, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो अपने समय से काफ़ी आगे के थे, तो वो ये कहते थे कि ये ज्ञान उन्हें माता नामगिरी देती थी, जो उनकी कुलदेवी थी। तो क्या वो ऐसा मजाक में बोलते थे? इसे मजाक मानना पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि रामानुजन के द्वारा दी गई इक्वेशंस ऐसी ऐसी चीज़ों को सामने ला रही हैं जो उनके समय से 100-150 साल आगे की थी। कोई भी मॉडर्न मैथमेटिशियन पहले कॉन्सेप्ट लाता है, फिर उसकी एक थ्योरी आती है, देन इक्वेशन तैयार की जाती है ताकि दुनिया उसे यूज कर सके। पर रामानुजन के केस में अलग सीन था। उन्होंने ऐसी इक्वेशंस दी जिनका कॉन्सेप्ट तब था ही नहीं। रामानुजन एक गरीब परिवार से थे और इंटर की परीक्षा में फेल होने के बाद तो उनकी स्कॉलरशिप भी चली गई और मजबूरन उन्हें मद्रास पोर्ट पर एक क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी, जो उन्हें उनकी मैथमेटिकल रिसर्च के बल पर मिली थी। लेकिन ये मजबूरी उनकी जिंदगी का एक बड़ा पड़ाव साबित हुआ, क्योंकि रामानुजन जहाँ भी जाते थे लोग उनके मैथ्स को देखकर हैरान हो जाते थे। बिल्कुल ऐसी ही हैरानी उनके सीनियर नारायणा को हुई जब उन्होंने रामानुजन की बनाई थ्योरम्स को देखा और फैसला लिया कि वो रामानुजन के काम को इंग्लैंड के 3 फेमस मैथमेटिशियंस को भेजेंगे, जिनमें से 2 ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। लेकिन प्रोफेसर G.H. हार्डी ने उनके काम की खूब प्रशंसा की और रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया। हार्डी को उनमें दुनिया का फ्यूचर दिखता था। वो ये मानते थे कि रामानुजन के बिना दुनिया का गणित अधूरा है। प्रोफेसर हार्डी के कहने पर रामानुजन ने अपनी इक्वेशंस के प्रूफ तैयार किए, क्योंकि बहुत से थ्योरम्स के रामानुजन के पास सिर्फ रिजल्ट्स थे पर प्रूफ नहीं। मैथ्स को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि मैथ्स के नियम पूरे यूनिवर्स में एक जैसे होते हैं। तो हो सकता है जैसा रामानुजन बोलते थे कि माता नामगिरी उन्हें ये ज्ञान दे रही है, ऐसा सच हो सकता है मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए रामानुजन के थ्रू ये ज्ञान दुनिया में फैलाया जा रहा हो। शायद इसके सबूत हमें उनके बारे में थोड़ा और स्टडी करने से मिल जाएं। सन 2012 में एमरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केन ओनो ने ब्लैक होल्स को स्टडी करने का एक बिल्कुल नया तरीका निकाला। उनके अनुसार इसका पता उन्हें तब चला जब उन्होंने रामानुजन द्वारा दिए गए एक सिंगल पैराग्राफ को रीड किया, यानी अपने समय से 100-150 साल आगे की डेफिनेशंस रामानुजन ने पहले ही दे दी थी। उनके द्वारा दिए गए मॉक मॉड्यूलर फंक्शंस आज की स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टी डायमेंशनल फिजिक्स जैसी खोजों का आधार बन रहा है। नो डाउट रामानुजन ने अपनी इक्वेशंस के लिए खूब मेहनत की होगी, लेकिन फ्यूचर के कॉन्सेप्ट्स को देखकर लगता है कि इसमें कुछ तो ऐसा है जो रामानुजन माता नामगिरी के बारे में कहते थे। ये उतना सिंपल भी नहीं है जितना लगता है। और अपने आखिरी समय में भी रामानुजन ने प्रोफेसर G.H. हार्डी से यही कहा था कि एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड।
और 26 अप्रैल 1920 को ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की वजह से रामानुजन इस दुनिया से चले गए। सोचिए, इतने महान गणितज्ञ इस भारत भूमि पर पैदा हुए और भारत के लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि दुनिया को उनकी महानता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। 1965 पेंसिल्वेनिया। 9 दिसंबर की रात को हजारों लोग आसमान से एक आग के गोले जैसी चीज गिरते देखते हैं जो पेंसिल्वेनिया से 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट में गिरता है। आमतौर पर आसमान से उल्कापिंड धरती पर गिरते हैं, लेकिन ये कुछ अलग था। लोगों के अनुसार वो चीज एक बेल की शेप जैसी थी, पर वहां की आर्मी ने रातों रात एरिया सील कर दिया और इसे एक मिलिट्री प्रोग्राम बता दिया। लेकिन इन सब का टाइम मशीन से क्या लेना देना है, इसे जानने के लिए चलिए चलते हैं इस तारीख से लगभग 26 साल पहले। 1939 वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत होती है और पूरी दुनिया एक दूसरे को हराने के लिए तरह तरह की नई टेक्नोलॉजीज का निर्माण करती है, जैसे एटम बम, मिसाइल्स और भी कई तरह की नई टेक्नोलॉजीज। लेकिन दूसरी साइड हिटलर की नाजी सेना कुछ बहुत ही एडवांस बनाने की कोशिश कर रही थी, जिनकी शुरुआत V1 और V2 जैसे एडवांस रॉकेट से हुई, जिनमें टॉप लेवल पे था एक ऐसा मिलिट्री प्रोग्राम जिसका नाम था डी ग्लॉक, जिसमें नाजी साइंटिस्ट के द्वारा एक ऐसी मशीन पर काम किया जा रहा था जो हो सकता था कि टाइम ट्रैवल को पॉसिबल कर समय में आगे या पीछे जा सके। माना जाता है कि इस मशीन में बहुत ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक मैग्नेटिक फील्ड्स रोटेट करते थे। इन बातों का खुलासा पोलिश गवर्नमेंट के सामने नाजी जनरल जेकब स्पॉनबर्ग ने किया था, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद मिस्टीरियसली गायब हो गया था। उसके अनुसार जब इस मशीन को चलाया गया तो उसमें जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स रोटेट करने लगे, वो मशीन थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो गई। यहाँ एक बात अजीब है कि इस प्रोजेक्ट का नाम था डी ग्लॉक, जो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है द बेल, और ये बेल शेप में ही थी। बेल शेप? तो क्या ये वही बेल थी जो 1965 में आसमान से जमीन पर गिरी थी? क्योंकि दोनों में काफी सिमिलैरिटीज थी, तो हो सकता है कि वो मशीन अपने समय और पोजीशन से गायब होकर 1965 में पेंसिल्वेनिया पहुंच गई हो। तो क्या हिटलर की नाजी सेना को सचमुच टाइम ट्रैवल करने का तरीका मिल गया था? इसके बारे में हमें थोड़ी और गहराई में जाकर पता चल सकता है। 1938 तिब्बत। हिटलर को टाइम ट्रैवल जैसी चीजों में विश्वास रहता था और वो मानता था कि ऐसा किया जा सकता है, और अगर दुनिया में कहीं भी ऐसी नॉलेज मौजूद होती तो वो उसे जरूर पाना चाहता। इसी उद्देश्य से नाजी सेना के कुछ लोग तिब्बत भी पहुंच गए थे, जहां उन्हें बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ बहुत पुरानी जानकारी मिली, जिसमें कई तरह के टाइम के बारे में बताया गया है, जैसे कैलेंडर टाइम, बायोलॉजिकल टाइम और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम। इनमें सबसे मेन था समसारा, जिसे हम काल चक्र भी कहते हैं, जिसके अनुसार टाइम लीनियर नहीं बल्कि साइक्लिक होता है। तो हो सकता है उन्हें यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई हो जिसने उनकी टाइम मशीन बनाने में कोई मदद कर दी थी। टाइम ट्रैवल सिर्फ एक फिक्शनल बात नहीं है, ये मैथमेटिकली पॉसिबल है। न्यूटन के अनुसार तो हर एक के लिए टाइम एक जैसा है, लेकिन आइंस्टाइन की 1905 में आई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इसे पूरी तरह से बदल के रख दिया था। आइंस्टाइन के अनुसार टाइम रिलेटिव था और टाइम और स्पेस दोनों एक ही हैं, और स्पीड का इफेक्ट टाइम पर पड़ता है। हमारी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, टाइम हमारे लिए उतना ही स्लो चलेगा। तो बेसिकली लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर हमारे लिए कुछ पल ही बीतेंगे और बाहर की दुनिया में 1 साल बीत जाएगा। आइंस्टाइन का एक कॉन्सेप्ट है जिसे रोजन ब्रिज कहा जाता है, जिसके अनुसार स्पेस में कई जगह छोटे छोटे होल्स हैं। इन्हें वर्म होल्स कहा जाता है, जो स्पेस में बेंड होने के कारण बनते हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि अभी हम इन्हें ढूंढ भी नहीं सकते। पर अगर किसी तरह हम इनके बारे में जानकर इन्हें बड़ा कर सके तो इनके थ्रू टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। तो हो सकता है डी ग्लॉक में जो मैग्नेटिक फील्ड्स रोटेट करते थे, उन्होंने किसी तरह स्पेस को बेंड करके उसमें ऐसा ही एक वर्म होल क्रिएट कर दिया हो, जिसके थ्रू वो समय में 20 साल आगे चली गई थी।
वहाँ की आर्मी ने तो इस इंसिडेंट को आर्मी प्रोजेक्ट बताकर खत्म कर दिया था, लेकिन जिन लोगों ने इसे लाइव देखा था उनके अनुसार ये वही नाजी बेल थी जो 20 साल पहले गायब हो गई थी। आज भी हम समय को पूरी तरह नहीं जान पाए, इसीलिए ऐसी चीजें हमें शक में डालती हैं। आइंस्टाइन के पहले लोग टाइम डायलेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या वो नाजी बेल ही थी या वो मिलिट्री का कोई प्रोग्राम था? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही अनेकों घटनाएं हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री को और भी मिस्टीरियस और भी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो ये थे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिनसे अब आपको ये लगा होगा कि हम जितना हिस्ट्री के बारे में जानते हैं वो सब ज्ञान अधूरा है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी जाननी बाकी हैं। इन्हें जानने के लिए मैं TBM पर ऐसे एपिसोड्स लाता रहूंगा। तो इस एपिसोड में अभी इतना ही। इसे आप इस प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 भी कह सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 3 भी बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और मैं माफ़ी चाहता हूं आप सभी व्यूवर्स से जो TBM की वीडियोस को देखते और पसंद करते हैं। ये वीडियो डालने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया। एक्चुअली बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा भी है जो मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगा। हम लोग जल्दी ही एक लाइव करेंगे जिसमें आप लोगों के सवाल होंगे और मेरे जवाब, और कोशिश करेंगे एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने की, जस्ट लाइक अ फैमिली, और वी कैन से TBM फैमिली। इस लाइव की जानकारी आपको कम्युनिटी टैब और स्टोरीज में मिल जाएगी। एंड फॉर द लास्ट, अगर आपको TBM की ये नई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। फॉर अदर अपडेट्स आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे TBM के एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तब तक के लिए सस्पेंस बना कर रखिए।